सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन टूडेज वीडियो। सो हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो और से VA/Q रेशियो। व्हाट बेसिकली दिस वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो मीन्स, एज अ नेम सजेस्ट वेंटिलेशन टू द परफ्यूजन रेशियो, इट इज़ अ रेशियो ऑफ अ एल्वियोलर वेंटिलेशन टू द ब्लड फ्लो इन द लंग्स। सो एल्वियोलर वेंटिलेशन क्या होता है? एल्वियोलर वेंटिलेशन इज अ amount of the new air which is reaching the alveoli in 1 minute। ओके, सो एल्वियोलाई में कितनी अमाउंट ऑफ न्यू एयर जो आ रही है पर मिनट इज नोन एज एल्वियोलर वेंटिलेशन। वेर एज द मिनट वेंटिलेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ द टोटल एयर विच इज एंटरिंग इनसाइड द रेस्पिरेटरी पैसेज पर मिनट। सो द डिफरेंस बिटवीन एल्वियोलर वेंटिलेशन एंड अ मिनट वेंटिलेशन इज दिस कि एल्वियोलर वेंटिलेशन की बात करें तो एक मिनट में कितनी एयर एल्वियोलाई में रिप्लेस हो रही है उसे एल्वियोलर वेंटिलेशन कहते हैं। वेरएस मिनट वेंटिलेशन में रेस्पिरेटरी पैसेज में पर मिनट कितनी नई एयर आ रही है उसे मिनट वेंटिलेशन कहते हैं। सो दिस इज व्हाट द डिफरेंस। सो यहाँ पे बात करें तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो में इट्स अ रेशियो ऑफ अ एल्वियोलर वेंटिलेशन टू द परफ्यूजन। परफ्यूजन मतलब ब्लड फ्लो टू द लंग्स पर मिनट कितना हो रहा है, तो इट इज़ रेशियो ऑफ अ एल्वियोलर वेंटिलेशन टू द ब्लड फ्लो इन द लंग्स। अब इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ की बात करें सो एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट होता है अपना 4 लीटर पर मिनट, एंड पल्मोनरी ब्लड फ्लो या फिर परफ्यूजन ऑफ अ लंग मतलब लंग में एक मिनट में कितना ब्लड आ रहा है, इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 5 लीटर, मतलब कार्डियक आउटपुट के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। सो हमारी दो वैल्यू आ गई वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो की। VA हमको पता है 4 लीटर एंड परफ्यूजन पता है हमको 5 लीटर पर मिनट। सो लीटर पर मिनट गेट कैंसल्ड एंड हमको वेंटिलेशन परफ्यूजन का रेशियो मिलता है 0.8, एंड दिस इज अ नॉर्मल वैल्यू ऑफ अ वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। सो अब होता क्या है, जैसे हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन में पढ़ा है कि जोन 1, जोन 2 एंड जोन 3 देर आर डिफरेंट जोन्स इन द लंग्स जहाँ पे ब्लड फ्लो डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं होता है कि लंग्स में ऑलमोस्ट इन द अपराइट पोस्चर बेसिकली बात करूँ तो लंग्स में इक्वल ब्लड फ्लो नहीं होता है। एपेक्स की बात करूँ तो एपेक्स की बात करूँ इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, सो एपेक्स ऑफ द लंग्स गेट द लेस अमाउंट ऑफ द ब्लड देन द लोअर बॉटम। ओके, एंड हमने ये पढ़ा हुआ है। सो जोन 1 एंड जोन 2 आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट ऑन द अपर साइड ऑफ अ लंग्स, वेर एज जोन 3 जहाँ पे कंटिन्यूस ब्लड फ्लो होता है इट इज़ प्रेजेंट एट अ लोअर पार्ट या फिर बॉटम ऑफ द लंग्स। हमने आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा ये वीडियो वाला। सो दैट्स अ कंसेप्ट आपको पहले पता होना चाहिए कि ब्लड फ्लो एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ अ लंग क्या क्या होता है। सो वहाँ पे पल्मोनरी सर्कुलेशन का कंसेप्ट आता है। तो हम देख लेते हैं कि पर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो एक्चुअल का उसका सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब ऐसा नहीं है कि वेंटिलेशन टू परफ्यूजन रेशियो ऑल ओवर द लंग कांस्टेंट रहता है, नो, इट्स अ डिफरेंट एट अ डिफरेंट लेवल। सो अगर अपराइट पोस्चर की बात करें सो क्या हो गए चेंजेस इन द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। सो लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल एपेक्स ऑफ द लंग। तो बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द पल्मोनरी रेस्पिरेशन पल्मोनरी सर्कुलेशन हमको पता है कि एपेक्स ऑफ द लंग पे वेंटिलेशन बराबर मतलब ऑलमोस्ट बहुत सही वाला वेंटिलेशन होता है, ठीक है, बट द ब्लड फ्लो इज नॉट एडिक्वेट टू गेट ऑल द ब्लड ऑक्सीजनेटेड। सो वहाँ पे वेंटिलेशन मतलब एल्वियोलाई आर कंप्लीटली वेंटिलेटेड एट अ एपेक्स ऑफ द लंग्स, वेर एज द ब्लड फ्लो है ना वहाँ कम होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारा VA की वैल्यू बढ़ गई एंड Q मतलब पल्मोनरी ब्लड फ्लो वहाँ कम है। सो ओवरऑल हमारा जो रिजल्ट आएगा डिनोमिनेटर कम है एंड जो नोमिनेटर है वो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारी जो टोटल वैल्यू आती है 0.8 से ज़्यादा आती है। तो देखो क्या लिखा है, एपेक्स ऑफ द लंग की अगर बात करें तो वहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का क्या इफेक्ट है। सो पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज लेस, हमको कहाँ से पता चला, पल्मोनरी सर्कुलेशन से कंसेप्ट से पता चला। एंड एल्वियोलाई आर बेटर वेंटिलेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ विच VA की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एंड Q की वैल्यू कम होती है। सो ओवरऑल वैल्यू बढ़ जाती है, दैट इज 2.5 से 5 टाइम्स मोर देन द नॉर्मल वैल्यू, दैट इज 0.8 से 2.5 से 5
तक ज़्यादा वैल्यू मल्टीप्लाइज ज़्यादा वैल्यू होती है एट अ एपेक्स ऑफ द लंग। अब सिमिलरली बात करूँ बॉटम ऑफ द लंग पे, हमको फिर से यहाँ पे क्या उल्टा, कंप्लीटली उल्टा केस होता है। हमको पता है बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ द पल्मोनरी सर्कुलेशन कि जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है एट अ बेस या फिर बॉटम ऑफ द लंग इज़ क्वाइट गुड, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो होता है। बट वेंटिलेशन, एल्व्यूलर वेंटिलेशन एट अ बॉटम ऑफ द लंग इज समवॉट लेस देन द एपेक्स, मतलब बहुत कम नहीं होता बट यस थोड़ा सा कम होता है देन द एपेक्स, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्यू की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है एंड वी ए की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, डिनोमिनेटर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सो ऑब्वियस सी बात है आंसर हमारा जो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो आएगा वो 0.8 से कम आएगा। सो देखो क्या लिखा है, देखते हैं। ब्लड पल्मोनरी ब्लड फ्लो इज ग्रेटली मोर and alveoli are less ventilated than the apex, as a result of which हमको वैल्यू जो 0.6 आती है इट इज़ अबाउट 0.6 टाइम्स लेस देन द नॉर्मल। ठीक है, 0.6 टाइम्स लेस देन द नॉर्मल, मतलब वी ए बाई क्यू की रेशियो की वैल्यू भी 0.6 आती है एंड दिस 0.6 जो आती है इस it is about 0.6 times less than the normal value, that is 0.8. so this was a pulmonary ventilation ratio। अब इसका सिग्निफिकेंस देखें ना तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे फिर से मैंने क्या लिखा है कि P एज अ रिजल्ट ऑफ इट PaO2 एट अ एपेक्स इज हाई एंड PaCO2 एट अ एपेक्स इज लो। मतलब क्या हुआ वहाँ पे एपेक्स की बात करें ना तो हमको पता है वहाँ पे एल्व्यूलर वेंटिलेशन ज़्यादा है, मतलब बाहर से जो ऑक्सीजन आ रहा है इट्स कम्प्लीटली, मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा है बट ब्लड फ्लो कम है। ब्लड फ्लो कम है तो ब्लड में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एट अ एपेक्स ऑफ द हार्ट लंग क्या होगा, कम होगा एंड ऑक्सीजन बाहर एल्व्यूलाई से आ रही है, एटमोसफियर से एल्व्यूलाई तक आ रहा है और वहाँ पे वेंटिलेशन परफेक्ट है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच PaO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट अ एपेक्स इज हाई एंड साइमल्टेनियसली CO2 का कम है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं इस वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। सो बेसिकली क्या होता है, ये जो वेंटिलेशन परफ्यूजन होता है ना, इनका क्या सिग्निफिकेंस होता है कि कोई मान लो कोई डिजीज़ है। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस है। सो ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट अकर एट अ एपेक्स ऑफ द लंग। वाई? बिकॉज जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है वो प्रेफर करता है मोर ऑक्सीजन, मतलब उसको सर्वाइव करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए और हमको पता है ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ पता है प्रेजेंट होता है एट अ एल्व्यूलर वेंटिलेशन। ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब एल्व्यूलर वेंटिलेशन ज़्यादा, इट इज़ मोर एल्व्यूलर वेंटिलेशन इज प्रेजेंट एज अ एट अ एपेक्स ऑफ द लंग्स। सो मोस्ट कॉमन जहाँ ट्यूबरकुलोसिस होता है इट्स अ एपेक्स ऑफ द लंग। तो देखो क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ द VA/Q डिफरेंट इन द डिफरेंट लंग रीजन सम डिसीजेज आर लोकलाइज टू द पार्ट ऑफ द लंग। समझ में आ गया, क्योंकि VA/Q का जो रेशियो है इट इज़ डिफरेंट एट अ डिफरेंट लेवल ऑफ द लंग। सो जो डिसीज है ना लाइक ट्यूबरकुलोसिस इट इज़ सब्सक्राइब टू ओनली द अपर पार्ट ऑफ द लंग ओनली, नॉट अ बॉटम पे ज़्यादा नहीं उसका इफेक्ट पड़ता है। वाई? बिकॉज द ट्यूबरकुलोसिस अकर मोस्ट कॉमनली एट अ लंग एपेक्स बिकॉज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया फेवरेबल एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ इज टू हैव अ हायर ऑक्सीजन। समझ में आ गया। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की बात करूँ नाउ लेट्स सी व्हाट इज द चेंजेस VA/Q में चेंजेस क्या क्या होता है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन की बात करूँ। सो लेट्स से दिस इज ऑरेंज कलर है हमारी एल्व्यूलाई एंड दिस पल्मोनरी ब्लड वेसल्स हैं। सो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल अगर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, सो अगर ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है एंड देर इज अ नॉर्मल पल्मोनरी ब्लड वेसल में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, VA/Q का रेशियो कम हो जाएगा। देखो वाई कम हो जाएगा, बिकॉज एल्व्यूलाई क्या हो गई है, ब्लॉक हो गई है, ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है। इसकी वजह से क्या PO2 मतलब ऑक्सीजन जो आ रहा है एटमॉस्फेयर से वो कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कम हो जाएगा एटमॉस्फेयर पे तो एल्व्यूलाई में PO2 का लेवल कम हो जाएगा और हमारा जो ब्लड वेसल्स है पल्मोनरी ब्लड वेसल्स वो तो नॉर्मल है, तो वहाँ पे जो CO2 आ रहा है वो बढ़ता चला जाएगा क्योंकि एक्सचेंज नहीं हो रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो CO2 बढ़ रहा है उसकी वजह से उसका पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा, PaCO2 बढ़ जाएगा, क्योंकि समझ गया आपका क्यू बढ़ रहा है और PaO2 मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट अ एल्व्यूलाई
कम हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वेंटिलेशन तो कम हो गया ना और ब्लड फ्लो नॉर्मल है। देखो समझो क्या हुआ, यहाँ पे वेंटिलेशन कम हो गया, सो वी ए की वैल्यू कम हो गई एंड क्यू तो नॉर्मल है, मतलब जो नॉर्मल परफ्यूजन है यहाँ पे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्यू नॉर्मल है और वी ए कम हो रहा है, तो टोटल वेंटिलेशन परफ्यूजन का रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे ऑपोजिट कंडीशन में लेट्स से फॉर एन एग्जांपल पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है, तो क्या ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी ब्लड वेसल्स में, तो हमारा वी ए की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब नॉर्मल है वैल्यू, दैट इज क्योंकि नॉर्मल वेंटिलेशन है, एल्वियोलाई में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है, ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो अगर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा मतलब डिनोमिनेटर कम हो जाएगा और वी ए नॉर्मल है, तो ओवरऑल क्या होगा, हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो बढ़ जाएगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, PaCO2 कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि जो ब्लड एल्वियोलाई पे एक्सचेंज करने के लिए जो पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचेगा ड्यू टू द एल्वियोलर ऑब्स्ट्रक्शन। तो CO2 जहाँ एल्वियोलाई पे पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच CO2 का पार्शियल प्रेशर एट अ लेवल ऑफ एल्वियोलाई डिक्रीज, और नॉर्मल वेंटिलेशन है तो PO2 तो ज़्यादा ही होगा इन द एल्वियोलाई नॉर्मल वेंटिलेशन की वजह से। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा है PaCO2 बहुत कम है एंड PaO2 का वैल्यू ज़्यादा है। ये समझ में आ गया आपको। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, दैट इज अ PA मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एट अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ VA/Q। मतलब जब वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हमको पता है इट इज़ डिफरेंट एट अ डिफरेंट लेवल इन द लंग्स, बट कब, इन द अपराइट पोस्चर। सो अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट विल बी द VA/Q रेशियो इन द supine पोजिशन। अगर पेशेंट या और सब्जेक्ट इज इन द supine पोजिशन, देन देर विल बी नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब देखो ये वेंटिलेशन परफ्यूजन का जो चेंजेस आ रहा है ये बेसिकली क्यों आ रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। ये टॉपिक मैं आपको लास्ट में यहाँ पे लास्ट में कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आप ये देखो पहले, जब भी PaCO2 एंड PaO2 का मतलब क्या इफेक्ट, उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पे क्या फ़र्क पड़ेगा इसके दिस रेशियो के चेंजेस की वजह से। अब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, अगर VA/Q की वैल्यू ज़ीरो है, अब ये वैल्यू कब ज़ीरो होगी, जब वेंटिलेशन ज़ीरो होगा। अब वेंटिलेशन ज़ीरो कब होता है, तो हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑलरेडी पढ़ा है। सो देखो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है ना, पढ़ने से पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन का कंसेप्ट, तो ही आपको ये समझ आएगा। अब हमको पता है कि वेंटिलेशन इन केस ऑफ अगर एल्वियोलर प्रेशर बढ़ जाता है तो जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती है वो बंद हो जाती है, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, ठीक है ना। इन केस ऑफ हाइपोक्सिया वेजो कंस्ट्रिक्शन होता है, हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन में पढ़ा है। सो जब वेंटिलेशन कम हो जाएगा मतलब ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारा VA/Q की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, हमको पता है। बट ब्लड फ्लो तो नॉर्मल है, क्यू तो नॉर्मल है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो हमारी एल्वियोलाई के अंदर जो एयर है ना, इट विल इक्विलिब्रेट्स विद जो ब्लड आ रहा है। ऑब्वियसली बात है, लंग्स पे कौन सा ब्लड आता है, वीनस ब्लड आता है। सो जो एयर है एल्वियोलाई के अंदर एंड जो CO2 या फिर जो गैसेज है ब्लड वेसल्स के अंदर, पल्मोनरी ब्लड वेसल्स के अंदर, वो दोनों इक्विलिब्रेट कर जाएंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। तो VA/Q रेशियो जब भी जीरो हो जाता है, एल्वियोलर एयर गेट्स इक्विलिब्रेट्स विद ऑक्सीजन एंड CO2 ऑफ अ वीनस ब्लड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा। अब देखो, अब दोनों ही इक्विलिब्रेट्स हो गए, मतलब जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड वेसल में है वो ही पार्शियल प्रेशर अपना एल्वियोलाई में हो जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 mm रहेगा एंड ऑक्सीजन का 40 रहेगा, एंड दिस 45 mm Hg ऑफ CO2 एंड 40 mm Hg ऑफ ऑक्सीजन, ये पार्शियल प्रेशर किसके बराबर है, वीनस ब्लड वैल्यू के बराबर है। मतलब वीनस ब्लड में जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का था उसके बराबर हो जाएगा एल्वियोलाई का। सो इन केस जब VA/Q का रेशियो जीरो हो जाता है। सिमिलरली लेट्स से VA/Q का रेशियो इनफाइनाइट, मतलब ब्लड फ्लो वहाँ पे नहीं पहुँच रहा है, मतलब ब्लड Q की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। सो ऐसा कब होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन में, VA/Q की वैल्यू मतलब Q कब कम हो जाता है, जब कंप्लीटली कोलैप्स हो जाती है कैपिलरीज या पल्मोनरी कैपिलरीज कंप्लीटली बंद हो जाती है, तब ब्लड फ्लो कम हो जाता है। हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन का कंसेप्ट यहाँ पे फिर से आ गया। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वेंटिलेशन तो नॉर्मल है बट Q ज़ीरो हो गया। सो अब क्या होगा, Q ज़ीरो हो गया तो ब्लड वेसल्स तो जिस ब्लड वेसल्स जो होगी वहाँ पे जो
CO2 एंड O2 होगा वो एब्सेंट होगा क्योंकि वो कंप्लीटली क्लोज हो गई है. सो जो एल्वियोलाई में जो एयर है ना, इट विल इक्विलिब्रेट्स विद एटमोस्फेरिक एयर या फिर एयर विच इज इंस्पायर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच एल्वियोलाई का जो एल्वियोलर CO2 एंड O2 का जो प्रेशर होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इंस्पायर्ड एयर के बराबर. इंस्पायर्ड एयर में जिन इन दोनों की जो पार्शियल प्रेशर्स की वैल्यू है उसके बराबर हो जाएगा. और हमको पता है कि जो नॉर्मल एयर में CO2 का लेवल ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है. और इसका मतलब क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इंस्पायर्ड एयर बोलो सॉरी या फिर एटमोसफियर बोलो, वो जीरो हो जाएगा, 0 mmHg. एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन होता है. सो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 149 है इन एटमोस्फेरिक एयर. सो एटमोस्फेरिक एयर में जो भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है, इट विल इक्विलिब्रेट या फिर इट विल बी इक्वल टू द एल्वियोलर पार्शियल प्रेशर्स ऑफ द ऑक्सीजन एंड CO2. तो ये दोनों कंसेप्ट समझ में आ गया. अब जब भी VA/Q की वैल्यू नॉर्मल होगी, जब भी नॉर्मल वैल्यू होगी तो सिंपली हमने मेजर किया है. सो वहाँ पे हमको CO2 का एल्वियोलर प्रेशर 40 mmHg मिलेगा. तो देखो यहाँ पे एक देखने लायक चीज़ है कि ये जो नॉर्मल वैल्यू जब होता है वेंटिलेशन टू परफ्यूजन का, तो वहाँ पे PaCO2 हमको 40 mmHg मिला. एंड दिस 40 mmHg इज बिटवीन द 0 mmHg एंड 45 mmHg. मतलब एक्सट्रीमिटीज़ के बीच में होगा. मतलब VA/Q की वैल्यू जब जीरो है एंड जब इन्फिनिटी है, इस पे जो हमको एल्वियोलाई में CO2 का लेवल मिला है, पार्शियल प्रेशर मिला है, वो है इस ज़ीरो है तब हमको 45 मिला है. एंड जब इनफाइनाइट है तब ज़ीरो मिला है. तो ऑब्वियस ही बात है, जब नॉर्मल होगा तो जो वैल्यू आएगी वो 0 और 45 के बीच में आ रही है. सो आ रही है 40 विच इज़ बिटवीन 0 एंड 45. सिमिलरली इन अ केस ऑफ द ऑक्सीजन जो वैल्यू हमको मिलेगी वो 40 एंड 149 के बीच में आनी चाहिए. सो हमको मिलती है 104 mmHg. सो दिस वॉज द चेंजेस इन द इफेक्ट ऑफ अ पार्शियल, मतलब VA/Q परफ्यूजन रेशियो का जो चेंज हो रहा है उस पर पार्शियल प्रेशर का क्या चेंजेस, मतलब इफेक्ट बढ़ता है. अब मैंने जो आपको पहले बताया कि क्या है, सो पहले ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैंने आपको जो पहले बताया था कि अभी जो हम वैल्यूज़ पढ़ रहे हैं दैट इज़, मैंने आपको कहा कि बेस पे ज़्यादा VA/Q की वैल्यू बहुत कम हो जाती है, एपेक्स पे VA/Q की वैल्यू 0.8 से बहुत ज़्यादा हो जाती है. ये सब जो कंडीशन है इट इज़ मतलब कब आएगी, इन अ केस ऑफ अ अपराइट पोस्चर. मतलब सब्जेक्ट इज इन द स्टैंडिंग पोजीशन और अपराइट पोस्चर. बट जब भी हम सुपाइन पोजीशन में आएंगे तो अब सुपाइन पोजीशन में क्या होगा पता है, देयर विल बी द नो चेंजेस इन द वेंटिलेशन टू परफ्यूजन. बिकॉज अब जो पल्मोनरी सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है तो उसमें हमको क्या पता है कि जो ब्लड फ्लो है ना, जो ब्लड फ्लो एपेक्स पे कम क्यों है एंड बॉटम पे ज़्यादा क्यों है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी. हमको ये पता है. एंड सिमिलरली जो एल्वियोलर वेंटिलेशन है वो एपेक्स पे ज़्यादा है एंड बॉटम पे कम है. ये भी क्यों है, बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी. अब जब भी पेशेंट या फिर सब्जेक्ट सुपाइन पोजिशन में होगा तो ऑलमोस्ट लंग्स और हार्ट से जो पल्मोनरी वेसल्स निकलती है या फिर ब्लड फ्लो निकल रहा है, वहाँ पे इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी बिकॉज ऑल विल लाई एट अ सेम लेवल. सो in the case of a supine position, ventilation to perfusion ratio सब जगह और all over the lung will be same, that is a normal value 0.8. अब एक क्वेश्चन आता है कि what will be the value of a ventilation to perfusion ratio in case of a astronaut which is present in the जो स्पेस क्राफ्ट में बैठा है इन द स्पेस, तो उसका लंग टू परफ्यूजन रेशियो क्या आएगा. सो बेसिकली मैंने आपको ये समझाया कि जो भी अब जो स्पेस है, स्पेस में ग्रेविटी का इफेक्ट ज़ीरो होता है और ये जितना भी चेंजेस आ रहे थे वेंटिलेशन टू परफ्यूजन क्या, वो दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी. मतलब अगर जो एस्ट्रोनॉट होगा उसके लंग्स में एपेक्स की बात करें या फिर बेस की बात करें, वहाँ ऑल ओवर द लंग वेंटिलेशन एंड ब्लड फ्लो इक्वल आएगा. सो अगर इक्वल ब्लड फ्लो आएगा एंड इक्वल वेंटिलेशन होगा ऑल ओवर द ब्लड, सो नॉर्मल वैल्यू आएगी ऑल ओवर द ब्लड वेंटिलेशन टू परफ्यूजन की. तो ऑल ओवर द लंग द वेंटिलेशन टू परफ्यूजन वैल्यू ऑफ अ रेशियो ऑफ अ एस्ट्रोनॉट इन द स्पेस क्राफ्ट विल बी 0.8. ठीक है. सो दिस वॉज अ क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड इन द INICET. ओके, सो छोटा सा कंसेप्ट था.
अब बात करते हैं छोटा सा कॉन्सेप्ट दैट इज गिवन इन द गाइडन में। छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया है फिजियोलॉजिकल शंट के बारे में। फिजियोलॉजिकल शंट, सो व्हाट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल शंट। अब ये फिजियोलॉजिकल शंट का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं जब भी VA/Q की वैल्यू है ना नॉर्मल से कम होती है, मतलब 0.8 से कम होती है, तभी हम फिजियोलॉजिकल शंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अब देखो व्हाट डू यू मीन बाय फिजियोलॉजिकल शंट। सो इससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये लेट्स से फॉर एन एग्जांपल हमको पता है VA/Q की वैल्यू नॉर्मल से कम कब कहाँ होती है, एट अ बेस ऑफ द लंग। सो बेस ऑफ द लंग की बात करूँ तो बेस ऑफ द लंग पे पल्मोनरी ब्लड फ्लो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, एंड जो एल्वियुलर वेंटिलेशन है वो कम है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जितना भी ब्लड बेस ऑफ अ लंग पे पहुंच रहा है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजनेट नहीं हो रहा है। सो जो रिमेनिंग जो डी ऑक्सीजन मतलब ब्लड जो ऑक्सीजनेट नहीं हुआ है, द ब्लड विच रिमेन अनऑक्सीजनेटेड, उस ब्लड को हम शंट ब्लड कहते हैं। फिर से मैंने क्या कहा, बेस ऑफ लंग है। अब बेस ऑफ लंग पे क्या है, हमको पता है जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमली हाई है, बट जो एल्वियुलर वेंटिलेशन है वो थोड़ा सा कम है। सो एल्वियुलर वेंटिलेशन कम है, इसका मतलब क्या कि जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए आया है कंप्लीट वो पूरा ब्लड ऑक्सीजनेट नहीं होगा, बिकॉज एल्वियुलर वेंटिलेशन कम है ना, तो गैसियस एक्सचेंज भी कम होगा। सो जो ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड रह गया, मतलब अनऑक्सीजनेटेड रह गया, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, तो दैट अनऑक्सीजनेटेड ब्लड दैट रिचेज द बेस ऑफ अ लंग, उसे कहते हैं शंट ब्लड या फिर वीनस एडमिक्सचर। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द शंट ब्लड। सिमिलरली क्या होता है कि अबाउट 2% ऑफ कार्डियक आउटपुट जो होता है ना, दैट गो इन द ब्रोंकल वेसल्स या फिर ब्रोंकल सर्कुलेशन। और ये सर्कुलेशन क्या करता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज है, बेसिकली ट्रेकिया हो गया, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई हो गया, ब्रोंकियोल्स हो गया, इन सबको ब्लड सप्लाई करता है। सो ये इसका भी ब्लड है ना अनऑक्सीजनेट रह जाता है। सो इसका जो ब्लड बचा, जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा, उसको भी हम शंटेड ब्लड कहते हैं या फिर वीनस एडमिक्सचर कहते हैं। सो इन दोनों का कंप्लीट अगर ब्लड क्वांटिटेटिव अमाउंट में हम मेजर करें पर मिनट, तो इसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट। सो देखो क्या लिखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल शंट स्टडीड जब VA/Q की वैल्यू बिलो नॉर्मल होती है, समझ में आ गया, बट लेस अमाउंट ऑफ द ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड ड्यू टू द लो वेंटिलेशन, दैट एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो गया, दैट अनऑक्सीजनेटेड ब्लड इज नोन एज अ शंटेड ब्लड या फिर वीनस मिक्सचर। सिमिलरली अबाउट 2% ऑफ कार्डियक आउटपुट दैट गो इन द ब्रोंकियल सर्कुलेशन ऑल्सो रिमेन अनऑक्सीजनेटेड। सो जो अनऑक्सीजनेटेड ब्लड रहा है ब्रोंकल सर्कुलेशन में, उसे भी हम शंटेड ब्लड कहते हैं। सो टोटल क्वांटिटेटिव अमाउंट ऑफ अ शंटेड ब्लड जो पर मिनट बनता है, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल शंट। अब देखो जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी फिजियोलॉजिकल शंट की, उतना ज़्यादा क्या होगा, जो ब्लड पहुंचेगा वो अनऑक्सीजनेट रह जाएगा। समझो बात को। अब है ना फिजियोलॉजिकल शंट मेजर करने के डिफरेंट मेथड भी होते हैं, लाइक पूरी इक्वेशंस होती है, बट दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट हमको सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है। सो मोर जितना PS वैल्यू की मतलब पल्मोनरी फिजियोलॉजिकल शंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या हो गया, जो ब्लड अनऑक्सीजनेटेड रह जा रहा है वो उतना ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब ये फिजियोलॉजिकल शंट कब डेवलप होता है, कुछ डिसीज़ में डेवलप होता है, डिसऑर्डर्स में डेवलप होता है, लाइक एम्फाइजीमा हो गया, न्यूमोनिया हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एंड एटेलैक्टेसिस, उसमें ये फिजियोलॉजिकल शंट डेवलप होता है। अब एटेलैक्सिस का मतलब होता है पार्शियल लंग कोलैप्स। सो दिस आर द डिसऑर्डर जहाँ पे फिजियोलॉजिकल शंट मतलब शंटेड ब्लड ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा शंट आता है फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एज द नेम सजेस्ट डेड स्पेस। अब यहाँ पे क्या होता है पता है, जो यहाँ पे हम एग्जांपल ये कब दिखता है, जहाँ पे VA/Q की वैल्यू है ना नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। मतलब एग्जांपल लेते हैं अपन एपेक्स ऑफ द लंग। एपेक्स ऑफ द लंग की बात करें तो एपेक्स ऑफ द लंग में वेंटिलेशन ज़्यादा है, हमको पता है, बट पल्मोनरी ब्लड फ्लो कम है। इसका मतलब जितना भी ब्लड वहाँ पे पहुँच रहा है वो कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड तो हो जाएगा, बट जो एयर है या फिर एल्वियुलर वेंटिलेशन है जो एपेक्स ऑफ द लंग पे प्रेजेंट है, वो बच्ची कुची जो एयर है जो ऑक्सीजनेट होने के लिए नहीं गई,
वो तो वेस्ट हो गई ना। समझो बात को, मान लो 5 लीटर्स, मतलब लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, लेट्स से पर मिनट आपने 1 लीटर ऑफ एयर एल्व्यूलर वेंटिलेशन 4 लीटर का होता है, बट लेट्स से मैंने सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ आपको। अगर 1 लीटर ऑफ एयर पर मिनट एल्व्यूलाई पे पहुंच रही है एंड पल्मोनरी ब्लड फ्लो हमको पता है 5 लीटर है बराबर, तो अगर 5 लीटर ब्लड जा रहा है तो पर मिनट एंड वेंटिलेशन कंप्लीट है, तो लेट्स से फॉर एन एग्जांपल चलो मानते हैं कि अपना जो पल्मोनरी ब्लड फ्लो है इट्स अबाउट 3 लीटर पर मिनट, ठीक है, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ, दिस आर नॉट ट्रू वैल्यूज, 3 लीटर पर मिनट है। एंड लेट्स से हमारा जो है वेंटिलेशन, एल्व्यूलर वेंटिलेशन, इट इज़ अबाउट 4 लीटर पर मिनट, ठीक है। सो जो पर मिनट बात करूँ, जो 3 लीटर का जो ब्लड आ रहा है पल्मोनरी ब्लड फ्लो एल्व्यूलाई पे, इट विल गेट कम्प्लीटली ऑक्सीजनेटेड बाय द 3 लीटर ऑफ अ एल्व्यूलर वेंटिलेशन से कंप्लीट हो जाएगा। सो जो रिमेनिंग 1 लीटर अपन की जो एल्व्यूलर वेंटिलेशन बचा, ऑक्सीजन बचा, गैस बचा, उसे हम कहेंगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। जो वो तो वेस्ट हो गई ना, क्योंकि वो ज़्यादा वेंटिलेटेड थे, और वो जो 1 लीटर थी इट गेट वेस्टेड और वहाँ पे कुछ एक्सचेंज हुआ ही नहीं। सो उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। और सिमिलरली हमको पता है जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस होता है 150 ml, ठीक है, वो वहाँ पे भी कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है। सो वहाँ पे भी हमारा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस का कंसेप्ट आता है। सो जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस बना है 150 ml का, और अभी मैंने आपको समझाया, दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। सो सिंपली क्या हुआ, अगर फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की वैल्यू ज़्यादा होगी, अब देखो इसको मेजर करने के लिए भी डिफरेंस मेथड होती है, इक्वेशंस होती है, जिसे कहते हैं बोहर्स इक्वेशन कहते हैं, जिससे हम फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस मेजर करते हैं। और अगर लेट्स से फॉर एन एग्जांपल फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की वैल्यू ज़्यादा आई, इसका मतलब क्या हो गया, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस की वैल्यू अगर ज़्यादा आती है, इसका मतलब क्या हो गया, जो एयर है ना वो ज़्यादा वेस्ट हो रही है। मतलब ब्लड तो ऑक्सीजनेट हो जा रहा है, बट जो जितना एयर जो बच रही है, जो एक्सचेंज में नहीं आई है, वो ज़्यादा रिमेन हो रही है। इसका मतलब क्या, लंग की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, मतलब लंग्स को ज़्यादा इनहेल करना पड़ेगा फॉर अ सेम अमाउंट ऑफ द ब्लड टू गेट ऑक्सीजनेटेड। इसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो देखो क्या लिखा है, वेंटिलेशन ऑफ अ एल्वियोलाई इज वेस्टेड ड्यू टू द लेस ब्लड सप्लाई टू देम, सिमिलरली एज ऑफ अ एनाटॉमिकल डेड स्पेस एंड दिस कंप्लीट, दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल शंट एंड डेड स्पेस। बस सिर्फ आपको समझना था, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट यस शंट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। So here we complete the concept of the ventilation perfusion ratio। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।